नमस्कार बच्चों। नेक्स्ट है गांधी जी की स्वदेशी संबंधी आर्थिक विचार। गांधीज व्यू ऑन रिगार्डिंग स्वदेशी। महात्मा गांधी की को स्वदेशी अवधारणा उनके स्वाधीनता आंदोलन और सत्याग्रह की उपज है, जिसके अंतर्गत गांधी जी देश में निर्मित और उत्पादित वस्तुओं के उपभोग और उपयोग पर जोर देते हैं और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, बाइकॉट, विदेशी वस्तुओं की होली जलाने तक की विचारधारा के समर्थक थे। उनके अनुसार स्वदेशी एक ऐसी कामधेनु है जिसमें निर्धनता, बेकारी, भूखमरी, आर्थिक निकासी, शोषण आदि की समस्याओं का समाधान संभव है। गांधी जी स्वयं कहते हैं कि स्वदेशी की अवधारणा न केवल देश से आर्थिक निकासी को रोकने का जो है वो सशक्त माध्यम है, वरन यह देश में जो है ग्राम स्वराज की स्थापना, आर्थिक प्रगति, राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रभावी तरीका भी है। स्वदेशी के सिद्धांत में सत्य, अहिंसा और समता पर आधारित समाज की स्थापना का स्वप्न निहित है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांधी जी स्वदेशी के कट्टर समर्थक थे और सदैव ही विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार या परित्याग पर जोर देते थे। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि वे सभी विदेशी वस्तुओं के उपयोग के विरोधी थे। तथापि उनका कहना था कि देश को विश्व से अलग थलग करना नहीं है। वे तो केवल उन विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात करते थे जिनका हमारे देश में उत्पादन होते हुए भी विदेशों से आयात किया जाता है। वे देश में केवल उन वस्तुओं के आयात और उपभोग के पक्षधर थे जिन्हें आवश्यकता होते हुए भी उनका उत्पादन देश में नहीं हो सकता हो। उनकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है वो दृढ़ रुचि थी। फिर भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रबल समर्थक थे ताकि देश को साम्राज्यवादियों के शोषण से मुक्त किया जा सके। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांधी जी की जो स्वदेशी की अवधारणा है उसको गांधी जी प्रमोट करने के लिए कई प्रकार की बातें बताते थे। जैसे गांधी जी का कहना था कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष को कताई सीखना चाहिए, इससे वह जिससे देश में मुद्रा अर्जित करने के साथ साथ जो है वो राष्ट्र को श्रम उपहार के रूप में भी हो सकता है। दूसरा, स्वयं बुनाई सीखिए, चाहे उसका उद्देश्य जो है मनोरंजन हो या वस्तु की देखभाल हो। नेक्स्ट उनका कहना था कि हस्तकरघे अथवा चरखे में सुधार किया जा सकता है और धनी होने पर भी ऐसे करने वालों को धन की व्यवस्था किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, स्वदेशी की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और हाथ से कते और बुने कपड़ों को ही संरक्षण देना चाहिए। गांधी जी से कते बुने कपड़ों से मीलों को अवगत कराते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि आपकी बहनों द्वारा और आपके भाइयों द्वारा बुनी खादी में अधिक कला और मानवीयता है। इसी प्रकार से गांधी जी का कहना था कि प्रत्येक माता अपने बच्चों को अधिक स्वच्छ और राष्ट्रीय संस्कार प्रदान करे। खादी के सुंदर कपड़े पहनाकर जिनका आसानी से उत्पादन किया जा सकता है और लाखों भारतीयों को वो सरलता से उपलब्ध भी होते हैं। नेक्स्ट है, खादी का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ऑफ खादी। महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों में खादी और उसमें प्रयुक्त चरखे का महत्वपूर्ण स्थान है। ये दोनों गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन के आधार, विकेंद्रीकरण के प्रतीक और ग्राम स्वराज के प्राण कहे जा सकते हैं। इन सब के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने खादी के संबंध में जो व्यापक और रचनात्मक विचार है उन्हें समग्र रूप से खादी के अर्थशास्त्र की संज्ञा दी गई है। महात्मा गांधी देश में खादी के उत्पादन और उपयोग में जहां एक और रोजगार में वृद्धि, अकाल और सूखे में राहत और ग्रामीण आत्मनिर्भरता का स्वप्न देखते थे, वहीं दूसरी ओर इसे स्वदेशी आंदोलन का आधार, निर्धनता के निवारण में कारगर उपाय और वर्ग संघर्ष की समाप्ति की आशा करते थे। और इसी कारण उन्होंने अपने जीवन पर्यंत खादी के प्रचार प्रसार के द्वारा देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता का कपड़ा स्वयं तैयार करने पर बल दिया। गांधी जी का मानना था कि ग्रामीण स्वावलंबन के लिए खाद्यान्न के साथ साथ वस्त्र के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए खादी उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार गांधी जी के खादी के अर्थशास्त्र में चरखा ग्राम उद्योग का प्रमुख केंद्र था और खादी जो है ग्रामीण उत्पादन प्रणाली का सूरज माना गया।
और इसीलिए वे चरखे और खादी उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे और कहते थे कि ये ग्रामीणों को नई जीवन और नई आशा प्रदान करता है। ये लाखों भूखे मुंहों को भर सकता है और उन्हें जीवन प्रदान कर सकता है। इस प्रकार गांधी जी ने खादी उद्योग के विकासार्थ विभिन्न उपायों की भी विवेचना की थी, जो इस प्रकार है। पहला, गांधी जी कहते थे कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कताई विषय अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। दूसरा, उन क्षेत्रों में कपास बोई जाए जहां बोया जाना संभव नहीं है। तीसरा, नई कपड़ा मिलें खोलने और पुरानी कपड़ा मिलों के विस्तार की अनुमति न दी जाए। नेक्स्ट है, विदेशी धागे और कपड़े के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। नेक्स्ट है, जिन क्षेत्रों में हाथ से बना कपड़ा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो वह कारखानों द्वारा निर्मित कपड़ों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, सभी सरकारी विभागों में हाथ से बने खादी कपड़े का उपयोग हो। नेक्स्ट है, कारखानों के सूत से बने हथकरघा उद्योग के कपड़े की कीमतों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, सहकारी, पंचायती और सरकारी विभागों के सभी कर्मचारियों के लिए कताई का अनिवार्य प्रशिक्षण अथवा उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ बहुउद्देशीय सहकारी समितियों द्वारा बुनाई की व्यवस्था करना आदि का समावेश किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी जो है वो खादी के संबंध में महत्वपूर्ण विचार रखते थे और यही कारण है कि गांधी जी का जो खादी अर्थशास्त्र है वो एक महत्वपूर्ण और नवीन सिद्धांत है। नेक्स्ट है, गांधी जी की रामराज की अवधारणा, गांधीज कंसेप्ट ऑफ रामराज। महात्मा गांधी की रामराज की संकल्पना भारत में ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना से संबंधित है जिसमें लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता, वाणी और लेखनी की स्वतंत्रता, शासन के लोकतांत्रिक व्यवस्था, आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, शोषण से मुक्ति और प्रत्येक को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार जीविकोपार्जन का समान अवसर प्रदान करने के साथ साथ अहिंसा और स्वेच्छा से संयम और धर्म का शासन तथा एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, गोरे, काले, जाति, मजहब आदि के कारण भेदभाव का अभाव हो, न्याय शीघ्र मिले, शुद्ध एवं सस्ता हो और उसमें प्रजा सुखी और समृद्ध रहे आदि विशेषताओं का समावेश हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब गांधी जी की रामराज की इस संकल्पना के विरुद्ध कुछ लोगों द्वारा हिंदू राज्य की इस संकीर्णता और राजा के राज्य की को प्रजातंत्र पद्धति के विपरीत होने के आक्षेप लगने लगे, तो गांधी जी ने अक्टूबर 1945 में हरिजन पत्रिका में अपने राज्य रामराज की संकल्पना का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा, राम राज्य का धर्म की परिभाषा में अर्थ होगा पृथ्वी पर ईश्वर का राज। राजनीतिक भाषा में अनुवाद किया जाए तो इसकी व्याख्या होगी एक लोकतंत्र जिसमें गरीब और अमीर, स्त्री और पुरुष, काले और गोरे, जाति और मजहब के कारण असमानता नहीं रहेगी। ऐसे राज्य में सब जमीन और सत्ता जनता के हाथों में रहेगी। न्याय शीघ्र, शुद्ध और सस्ता होगा। उपासना, वाणी और लेखनी की स्वतंत्रता होगी तथा उन सब का आधार होगा स्वेच्छा से संयम और धर्म का शासन। ऐसे राजतंत्र की रचना सत्य और अहिंसा पर हो सकती है। सुखी, समृद्ध और स्वावलंबी देहाती प्रजा इसके मुख्य लक्षण हो सकते हैं। सुखी, समृद्ध होंगे। हो सकता है कि ये स्वप्न कभी मूर्त रूप धारण ना कर सके, किंतु इस स्वप्न जगत में रहने और इसको शीघ्र से शीघ्र निर्मित करने के प्रयत्न में ही मेरे जीवन का आनंद है। इस प्रकार महात्मा गांधी ने अपने रामराज की अवधारणा को विस्तृत रूप से प्रकट किया। महात्मा गांधी के रामराज की संकल्पना की मुख्य विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ रामराज्य ऑफ गांधी जी के रामराज की संकल्पना की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, धर्मनिरपेक्ष राज्य। रामराज की संकल्पना में किसी भी धर्म को महत्व नहीं दिया जाएगा, वो राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। दूसरा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। गांधी जी के रामराज्य की जो संकल्पना में है वो शासन का स्वरूप एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का रहेगा। साथ ही साथ राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण को भी गांधी जी ने महत्वपूर्ण बताया था।
नेक्स्ट है आर्थिक सत्ता का भी विकेंद्रीकरण किया गांधी जी ने। गांधी जी का कहना था कि राम राज्य में राजनीतिक सत्ता के साथ साथ आर्थिक सत्ता का भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। नेक्स्ट है समान नागरिक अधिकारों से युक्त स्वतंत्र समाज होगा जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम करना अनिवार्य होगा और क्योंकि इस प्रकार से एक हम श्रम की अनिवार्यता और श्रम की महत्ता को गांधी जी स्थापित करना चाहते थे। साथ ही साथ गांधी जी का कहना था कि राम में जो अहिंसक समाज होगा जिसमें जनता के कल्याण की दिशा में काम किए जाएंगे और सत्याग्रह और अहिंसक तरीकों से समाज विरोधी तत्वों पर नियंत्रण रखा जाएगा। नेक्स्ट है गो हत्या का निषेध। गांधी जी जो है स्पष्ट रूप से गो हत्या के विरोध थे। वे अपने रामराज की अवधारणा के अंतर्गत धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से गोवध के विरुद्ध थे। मांस और मदिरा का निषेध। गांधी जी जो है मांस और मदिरा आदि मादक पदार्थों के सेवन को चारित्रिक पतन का प्रमुख कारण मानते थे और कहते थे कि इस आदर्श राज्य में न तो ऐसे मादक पदार्थों का उत्पादन होगा और न ही बिक्री होगी। एंड लास्ट वन है सुखी समृद्ध और स्वावलंबी देहात और देहाती प्रजा। गांधी जी के आदर्श राज्य का प्रमुख लक्षण सुखी समृद्ध और स्वावलंबी देहाती या ग्रामीण जो है वो प्रजा होगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ऐसे रामराज के सपने को शीघ्र साकार करने में प्रयत्नशील रहने से ही जीवन का आनंद महसूस करते थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर वर्तमान में हम देखें तो यद्यपि ये सत्य है कि हम गांधी जी के इस रामराज की अवधारणा को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसके बहुत सारे सिद्धांतों पर चले और उनको अंगीकार कर लें तो निश्चित ही हमारा वर्तमान जीवन जो है वो सुखी समृद्ध और संतोषजनक हो सकता है। थैंक यू सो मच।